बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन। ये थर्ड फैक्टर है लार्ज एवोल्यूशनरी चेंजेस के ऊपर असरअंदाज होने वाला। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन इज़ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच वन ancestral species diversify into many species adapted to different ecological niches। ये एवोल्यूशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल अपना एंसेस्ट्रल एरिया छोड़कर किसी और जगह चला जाए और उस जगह के इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करे, तो फिर वो अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज से टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, ये गैलापागोस आइलैंड की फिंच है। अब इसकी पॉपुलेशन में से कुछ जो इंडिविजुअल थे वो डिफरेंट एरिया की तरफ मूव कर गए। सपोज करें कि ये जो फिंचेस हैं जो गैलापागोस आइलैंड में रह रही थी, ये सीड ईटर यानी कि ग्रेन ईटर थे, यानी कि ये सिर्फ सीड खाते थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि इनमें से कुछ इंडिविजुअल ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर सीड नहीं थे। वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर उनको इंसेक्ट मिल रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी जो बीक है उसको चेंज किया इंसेक्ट कैप्चरिंग के लिए। अब ये देखें यहाँ पे इसकी बीक, तो ये इसने अपनी बीक को ऐसा बनाया कि ये इंसेक्ट को ईजिली पिक कर सके। तो इस तरह ये अपने जो इस एंसेस्टर फिंच से टोटली डिफरेंट हो जाएगा और एक अलग स्पीशीज बन जाएगी। इसी को कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, कि एंसेस्टर उनका एक होता है लेकिन इंडिविजुअल अलग अलग एरिया में चले जाते हैं, तो वो अलग अलग उनके अंदर अडेप्टेशन आ जाती है। इसी तरह अगर आप देखें, कुछ फिंचेस ऐसे थे जो एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको फ्रूट मिल रहे थे, तो फिर उन्होंने अपनी बीक को ऐसा बना दिया, हुक बीक बना दी जो कि फ्रूट को ईजिली कट करके खा सकते हैं। अब ये जो फिंचेस है ये अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, ये एडेप्टिव रेडिएशन है। इसी तरह कुछ ऐसे फिंचेस थे वो एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको लीफी प्लांट मिल रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो बीक है उसको बहुत बारीक कर लिया, और वो बारीक जो बीक है वो उसको फ़ायदेमंद साबित हुई लीफ ईटिंग के लिए। ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे फिंचेस थे जो एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर कैक्टस के प्लांट मौजूद थे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपनी बीक और ज़्यादा लंबी कर ली। और ये जो बीक है ये लंबी करने का मकसद ही यही था, क्योंकि कैक्टस के जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम के अंदर वो अपने न्यूट्रिएंट वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो फिर उस स्टेम के अंदर से न्यूट्रिएंट को निकालने का काम उनकी बीक ने करना था, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो बीक है वो ज़्यादा लंबी कर ली। अब ये अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो गई। इसी तरह कुछ ऐसे एरिया में चले गए फिंचेस जहाँ पर उनको सीड मिलने स्टार्ट हो गए, और वो सीड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, तो उस सीड को ब्रेक करने के लिए उन्होंने अपनी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी, ताकि वो इजीली सीड को ब्रेक कर सके, सीड कोट को इजीली ब्रेक कर सके। तो इसी तरह ये भी अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो गए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन अक्कर व्हेन ऑर्गेनिज्म इंटर न्यू इन्वायरमेंट। तो हमने अभी बात की कि अडेप्टिव रेडिएशन उसी वक्त होगी जब एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है जो उसने पहले फेस नहीं किया। अब ये देखें, ये जो एंसेस्ट्रल फिंचेस हैं ये गैलापागोस आइलैंड में रह रही थी, तो इनको सिर्फ ग्रेन्स मिलते थे वहाँ फूड एज अ फूड। लेकिन जब ये एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ उनको किसी को इंसेक्ट मिल रहा है, किसी को फ्रूट मिल रहा है, किसी को लीफ मिल रहा है, तो किसी को एक ऐसे सीड मिल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा उसका जो सीड कोट है वो हार्ड होता है, तो उसके लिहाज से उन्होंने फिर अपने आप को अडेप्ट किया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। दे इन्वॉल्व डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर सर्वाइवल। तो साफ ज़ाहिर है वो उसी इन्वायरमेंट में जाएंगे तो अपनी बॉडी को अडेप्ट करेंगे, तो अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन होंगे। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि ये जो फिंच है इसने अपनी बी को लंबा किया है और बारीक किया है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये इसकी बीक उसको जो फूड इनको मिल रहा था उससे न्यूट्रेंट जो है वो निकाले, तो वो किस वक्त निकाल सकता है, जब उसकी जो बीक है वो ज़्यादा लेंथी होगी। अब इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली। डार्विन फिंचिंग जो है ये एडेप्टिव रेडिएशन की बहुत फेमस एग्जांपल है। अब आगे हम इसके थोड़े से की करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं एडेप्टिव रेडिएशन के। तो पहला जो की करैक्टरिस्टिक्स है वो है कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि ऑल स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये गैलापागोस आइलैंड था, यहाँ पर ये जो फिंच थी जो सीड ईटर थी, ग्रेन ईटर, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन थी। अब इसी पॉपुलेशन से डिफरेंट एरिया में फिंचेस का ग्रुप जो है वो डिफरेंट एरिया में चला गया। अब ये जब ये डिफरेंट एरिया में जाएंगे, इनका ओरिजिन एक ही है और वो कॉमन एंसेस्टर है, वो गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस हैं। बाकी ये जिस एरिया में भी जाएंगे तो उसी एरिया के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करेंगे। दे शेयर बेसिक जेनेटिक मेकअप बट डाइवर्ज ओवर टाइम। लेकिन आप इसका डीएनए देखेंगे इन सब का, तो वो आपको गैलापागोस आइलैंड के जो फिंचेस हैं उनके साथ इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो आपको मैच करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि वो अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो इसलिए फिर उनको अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में पैदा करेंगे और
उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करेंगे। नेक्स्ट जो की करेक्टर है फिनोटिपिक इन्वायरमेंट कोरिलेशन, बॉडी स्ट्रक्चर मैच इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एडाप्टिव रेडिएशन जो है वो फिनोटाइप, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिनोटाइप है वो उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक होगी। कैसे? अब यहाँ पे एक लेज़र है, एनोल लेज़र इसे कहते हैं। एनोल लेज़र क्या है कि ये एक ही स्पीशीज़ है, लेकिन इनको जब इन्वायरमेंट अलग-अलग मिलता है तो ये अलग-अलग अडैप्ट करती हैं। कैसे? अगर एक जो एनोल लेज़र है उसको ट्रीज़ मिल रहे हैं तो वो अपनी बॉडी को ऐसे अडैप्ट करेगी कि इसके जो ये लिम्स होंगे, इसके लिम्स का साइज़ बड़ा होगा। ये देखें, ट्रीज़ बड़े हैं तो ये इनका लिम्स का साइज़ बड़ा होगा और साथ ही साथ इसकी जो टेल है वो भी बड़ी होगी, इसका ट्रंक जो है वो भी बड़ी होगी, यानी कि इसका पूरा बॉडी साइज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्री बड़ा होगा। दूसरा इसका क्या है कि इसका जो बॉडी कलर है वो भी ग्रीन होगा। अब बॉडी कलर ग्रीन क्यों रखा? बॉडी कलर इसलिए ग्रीन रखा ताकि ये ट्रीज़ के जो लीफ हैं उसके साथ कैमोफ्लेज कर सके और अपने जो प्रेडिटर है उससे बच सके। लिम्स इसके स्ट्रॉन्ग क्यों हैं और बड़े क्यों हैं? उसकी वजह ये है ताकि ये ट्री के ऊपर ईज़िली चढ़ सके, क्लिम कर सके। ठीक है? इसी तरह इसकी जो टेल है वो फिर इसको बैलेंस प्रोवाइड करती है। ट्रंक, इसका बॉडी साइज़ जितना बड़ा होगा तो वो ईज़िली ट्री के ऊपर चढ़ सकती है। ये एक ही स्पीशीज़ के अलग-अलग एनवायरनमेंट की एडाप्टेशन हम बता रहे हैं। अब दूसरी हमारे पास एग्जांपल है शॉर्ट लिम्ब वाली। अब इसमें देखें, ये जो लेज़र्ड है इसको ऐसे प्लांट मिले जिनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक हैं, छोटी ब्रांचेज़ होती हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसने अपनी बॉडी को भी उसी ब्रांच के मुताबिक अडैप्ट किया, अपनी बॉडी को चेंज किया, अपनी बॉडी का साइज़ कम किया और इसके साथ-साथ इसने अपनी लिम्स जो हैं वो भी छोटे रखे। अब ये छोटे लिम्स क्या करेंगे कि इसको जो छोटी ब्रांच होगी उसके ऊपर चढ़ने में मदद देंगे और इसका जो ग्रिप होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉडी साइज़ छोटा है, लिम्स बड़े हैं, तो ये शॉर्ट और स्मॉल जो ब्रांचेज़ है उसके ऊपर इसका जो ग्रिप है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए फिर ये अब ये दोनों एक ही स्पीशीज़ हैं लेकिन अलग-अलग एनवायरनमेंट इनको मिला तो उसने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट किया। अब यहाँ पे आप इसका कलर भी देखें, तो कलर इसका बिल्कुल ब्रांच के कलर के साथ मैच हो रहा है क्योंकि ये ब्रांच के ऊपर रहती है, इसलिए जो कलर ब्रांच का होगा वही इसने अपना रखा है ताकि ये ब्रांच के साथ कैमोफ्लेज हो सके और अपने प्रेडिटर से बच सके। नेक्स्ट है ट्रेट यूटिलिटी, यानी कि ट्रेट आर यूज़फुल फॉर सर्वाइवल, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी एनवायरनमेंट में जा रहा है तो वहाँ पर वो अपने ट्रेट, अपना करैक्टर वो चेंज कर रहा है और वो करैक्टर चेंज करने की वजह क्या है? वो है सर्वाइवल, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट करके वहाँ सर्वाइव कर सके, वहाँ ज़िंदा रह सके। कैसे? अब यहाँ पे देखें, ये गैलापागोस आइलैंड की फिंच है, इसकी बीक जो देखें वो आपको नज़र आ रही है कि ये सीड ईटर जो बीक है ये इसकी है, ठीक है? लेकिन अगर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में चला गया है जहाँ पर उसको सीड मिल ही नहीं रहा, वहाँ पे उसको सिर्फ इंसेक्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले ये क्या चेंज करेगा? ये अपनी बीक को चेंज करेगा। अपनी बीक को ग्रैप ग्रैपिंग जो बीक होती है, ग्रैप्स यानी कि इंसेक्ट को पकड़ने के लिए जो बीक होती है वो बनाएगा, ठीक है? इसी तरह क्योंकि इसको सीड तो मिल नहीं रहा है तो इसने इंसेक्ट खाने हैं तो फिर ये इंसेक्ट की तरह को पकड़ने के लिए जो इसकी बीक चाहिए वो बनाएगा। अच्छा, अब जो वो बीक तो बना रहा है तो साफ-ज़ाहिर है उसको वो इस्तेमाल करेगा। क्यों इस्तेमाल कर रहा है? अपनी सर्वाइवल के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। डिफरेंट बीक इन फिंचेस फॉर डिफरेंट फूड। अब ये डिफरेंट फूड सोर्स, इनको इनको इंसेक्ट मिल रहा है, इसको फ्रूट मिल रहे हैं, इसको लीफ मिल रहे हैं, इसी तरह इनको सीड मिल रहे हैं, इनको जो कैक्टस के प्लांट मिल रहे हैं, तो अलग-अलग फूड सोर्स मिल रहा है तो अलग-अलग ही इन्होंने अपनी जो बीक है वो अडैप्ट करनी है, फिर उसको इस्तेमाल करना है फॉर देयर सर्वाइवल। फोर्थ पे है रैपिड स्पेसिएशन, यानी कि जब एक एरिया से, यानी कि अब ये देखें ये एक एरिया है आइलैंड, उसको सपोज करें उस आइलैंड का नाम है ए आइलैंड। यहाँ पर जो फिंचेस रहते थे वो सीड ईटर ग्रुप था, ठीक है? अब यहाँ से वो उड़ कर किसी एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको सीड नहीं मिल रहे हैं, फ्लावर मिल रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट मिल रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? अपनी बीक को ऐसे अडैप्ट करेंगे कि ये फ्लावर से नेक्टर ले सकें, ठीक है? तो ये क्या है? अब ये देखें, है ये भी फिंचेस, ये भी फिंचेस, लेकिन अब ये अलग स्पीशीज़ बन जाएगी, ये अलग स्पीशीज़ बन जाएगी। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये न्यू स्पीशीज़ क्विकली बन जाती है एडाप्टिव रेडिएशन से। मोस्टली अकर इन आइसोलेटेड एरिया लाइक आइलैंड। अच्छा, ये रैपिड स्पेसिएशन जो हमेशा उस वक़्त होगी जब वो एक ऐसे एरिया में चले जाएँ जहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज़्म इसके साथ इंटरफेयर ना कर सके, इसके साथ कोई कॉम्पिटिशन ना हो सके, और वो कॉम्पिटिशन हमेशा उस एरिया में नहीं होता जहाँ पर दूसरे एनिमल की एक्सेस ना हो। अब ये देखें यहाँ पे फिंचेस क्यों आए थे? वो इसी वजह से आए थे कि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो नहीं था, इधर कॉम्पिटिशन था। तो जब वो एक एरिया से दूसरे एरिया में चले गए, वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, तो फिर वहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक वो अपने आप को अडैप्ट करेंगे। अडैप्ट करके अपनी नई स्ट्रक्चर बनाएँगे, अपनी न्यू बीक बनाएँगे, फिर उस न्यू बीक को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह फिर उनका सारा हैबिट जो है वो चेंज हो जाता है और वो एक स्पीशीज़ से न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि डार्विन फिंचेस एडाप्टिव रेडिएशन की एक बहुत
फेमस एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट बीक शेप वो डिफरेंट फूड सोर्स के लिए बनाई जाती है और ईच अडेप्टेड टू डिफरेंट फूड सोर्सेज। तो हर बीक डिफरेंट फूड सोर्स के मुताबिक उन्होंने बनानी है। जिस तरह सीड ईटर हैं, इंसेक्ट ईटर हैं, फ्रूट ईटर हैं, तो उन्होंने उसी फूड के लिहाज से अपनी बीक को अडेप्ट करना है। दूसरी एग्जांपल है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की। मार्सुपियल्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे मैमल होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर पॉच होता है और उस पॉच के अंदर वो अपने ऑफस्प्रिंग को रखते हैं अर्ली डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे आप देखें कि ओरिजिनेट फ्रॉम वन एंसेस्टर। ये जो मार्सुपियल्स एनिमल थे, इनका एक एंसेस्टर था जो रैट की तरह दिखता था, ठीक है, और उसका नाम था ओपोसम लाइक एंसेस्टर, उसको कहते हैं एंसेस्ट्रल। इसका डिफरेंट नेम रखे हुए हैं। तो जो था वो एक रैट लाइक कैंगरू था, रैट लाइक मार्सुपियल था। उसके कुछ इंडिविजुअल एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको ग्रास मिली, तो वो फिर ग्रेजर बन गए। तो उस तरह फिर उन्होंने अपनी बॉडी को उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप किया, तो वो क्या बन गए? कैंगरू बन गए। इसी तरह इसी रैट लाइक मार्सुपियल्स में से ऐसे ऑर्गेनिज्म एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको ग्रास तो नहीं मिली, लेकिन उनको ट्रीज़ मिल गए। और वो कौन से ट्रीज़ मिले? यूकलिप्टस ट्रीज़ जो हैं वो मिल गए। तो फिर उसी ट्री के हिसाब से उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट किया और वो ट्रीज़ के ऊपर चढ़ने लगे और उनके जो लीफ हैं वही उसका जो फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड है वो बना। अब वो सिर्फ यूकलिप्टस के लीफ ही खाएंगे, तो वो ऐसे एरिया में ही रहेंगे जहाँ पर यूकलिप्टस के ट्रीज़ होंगे, ठीक है। और उसका नाम फिर उन्होंने रख दिया कोआला बेयर, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, वो एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको जो ग्रीनरी नहीं मिली, वहाँ पर दूसरे एनिमल मिल गए, तो फिर उन्होंने उसको उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो वो जो मार्सुपियल बने उसका नाम रख दिया उन्होंने कुल। कुल जो है ये कार्निवोरस मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे थे जिनको ऐसे प्लांट मिल गए, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जहाँ पर वो इजीली प्लांट की रूट को उखाड़ कर खाने लग गए। उसलिए उसको फिर वोम्बैट का नाम दे दिया गया और ये रूट ईटर प्लांट है। अब ये देखें, इन चारों का अनसेस्टर एक ही है और वो रैट लाइक था। तो अलग-अलग उसकी जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल थे वो अलग-अलग एनवायरनमेंट में गए और अलग-अलग उन्होंने अपने आप को अडैप्ट किया, अलग-अलग एनवायरनमेंट के मुताबिक, अलग-अलग फूड सोर्स के मुताबिक उन्होंने अपने आप को चेंज किया और वो एक एंसेस्टर से 4 अलग-अलग स्पीशीज़ उनकी बन गई। ईच ऑक्यूपाइड डिफरेंट निश, तो फिर उन्होंने अलग-अलग उनकी निश जो है, अलग-अलग उनका जो रोल है इकोसिस्टम में वो अलग-अलग अडैप्ट होने लग गया। नेक्स्ट, एनोल लेज़र्ड्स, जिसकी हमने एग्जांपल पहले भी डिस्कस की थी। ये कैरेबियन आइलैंड में पाया जाता है। डिफरेंट स्पीशीज़ लिव ऑन ग्राउंड ट्रीज़ एंड ट्विन्स। अब ये देखें कि ये इसका एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर, जो मेनलैंड यानी कैरेबियन आइलैंड पर पाया जाता था। अब इसके कुछ इंडिविजुअल ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको ट्रीज़ मिले, तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो ट्रंक है, अपनी बॉडी साइज़ बढ़ाया और अपनी बॉडी का कलर जो है वो उन्होंने ग्रीन रखा। अपने लिम्स का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा किया ताकि वो ईज़िली ट्री के ऊपर चढ़ सकें और ग्रीन कलर जो है वो उसको कैमोफ्लेज देगा लीफ के साथ, तो वो इस तरह प्रेडेटर से बच जाएँगे। इसी तरह कुछ इंडिविजुअल थे, वो एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उनको छोटे प्लांट मिले, छोटी ब्रांचेज़ वाले प्लांट मिले, तो उन्होंने फिर अपनी बॉडी का साइज़ कम कर लिया, अपने लिम्स भी साइज़ में छोटे कर लिए और वो जो लिम्स है फिर उनको हेल्प कर रहे थे छोटी ब्रांचेज़ के ऊपर चढ़ने में। और साथ ही साथ इन्होंने अपना जो कलर है वो भी ब्रांचेज़ के कलर के साथ मैच कर लिया ताकि प्रेडेटर से बच सके ड्यू टू कैमोफ्लेज। इसी तरह कुछ ऐसे इंडिविजुअल थे जो एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पर उसको बुशी प्लांट्स जो हैं वो मिले, तो इन्होंने फिर अपनी बॉडी को उस बुशी प्लांट के हिसाब से अडैप्ट किया और उसी बुशी प्लांट के अंदर जैसा ही प्लांट का कलर था वैसा ही उन्होंने उन्होंने अपना कलर बना लिया और कैमोफ्लेज होने की वजह से वो भी बच गए। कुछ ऐसे थे जिनको ना दरख्त मिले, ना ग्रास मिली, ना ऐसे प्लांट मिले ब्रांचेज़ वाले, तो वो फिर उन्होंने अपनी बॉडी को और ज़्यादा बड़ा किया, लिम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए, टेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की, ट्रंक को ज़्यादा बड़ा किया। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि क्योंकि इन्होंने वॉक करना है, तो ये ज़मीन के ऊपर वॉक करने लग गए और लिम्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह यही है ताकि ये अपने प्रेडेटर से ईज़िली बच सकें। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है सिक्लिड। ये फ़िश है, ये अफ्रीकन लेक्स के अंदर पाई जाती थी और एक ही स्पीशीज़ से तकरीबन 600 स्पीशीज़ जो है नहीं बन गई और वो अलग-अलग एनवायरनमेंट में थी और अलग-अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने अपनी बॉडी को अडैप्ट किया और वो एक एंसेस्टर से अलग स्पीशीज़ बन गई। ईच ईच डिफरेंट फूड टाइप। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सिक्युलर स्पीशीज़ है ये एंसेस्ट्रल थी, अच्छा, और ये ज़्यादातर एल्गी खाती थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ फिशेज़ ऐसे एरिया में चली गई जहाँ पर उनको इंसेक्ट मिले, तो वो इंसेक्ट ईटर बन गई। कुछ ऐसी थी जिनको रॉक के ऊपर जो ग्रासेस होती हैं वो मिली, तो ये ग्रेज़र बन गई। इस तरह कुछ ऐसी थी जिनको ना रॉक मिले ना इंसेक्ट मिले, तो वो प्लैंकटन जो हैं
जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, वो उनको मिल गए तो उन्होंने वो खाना शुरू कर दिया, वो अलग से स्पीशीज़ हो गई। इसी तरह कुछ ऐसी थी जो स्नेल ईटर जो है, स्नेल जो हैं वो पानी के अंदर होते हैं, उसको ये खाना इन्होंने शुरू कर दिया, तो वो स्नेल ईटर बन गई। इसी तरह कुछ ऐसी थी जिनको छोटी फ़िश मिल गई, तो वो फ़िश ईटर बन गई। है ये सारी सिक्लिड, ठीक है, लेकिन एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट अबाउट 600 स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हो चुकी हैं। और ये किस वजह से हुई हैं? एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से। यानी कि एंसेस्टर एक है, लेकिन उसके जो डिसेंडेंट हैं वो अलग-अलग हैं। अब आगे है एडाप्टिव रेडिएशन की टाइप देखें, तो सबसे पहले है जनरल एडाप्टेशन। जनरल एडाप्टेशन क्या होती है? न्यू एडाप्टेशन ओपन न्यू ज़ोन। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म है, उसने अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन डेवलप कर लिया और उस ऑर्गन डेवलप करने से वो अपने एंसेस्टरल एनवायरनमेंट को छोड़कर एक नए एनवायरनमेंट में चला गया। इसकी एग्ज़ाम्पल है बर्ड्स। यानी कि जब बर्ड्स दुनिया में नहीं थे, तो तब ये डायनासोर होते थे, ठीक है? डायनासोर थे तो इनके दरमियान काफ़ी कॉम्पिटिशन होने लग गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक डायनासोर ऐसे थे, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ये देखिए ये विंग्स बनाना शुरू कर दिए। जब वो विंग फुली डेवलप हो गए, तो वो उड़ने लग गए। अब वो देखें, डायनासोर जो ज़मीन पर चल रहे थे, अब उनकी एक स्पीशीज़ ऐसी बन गई जो उड़ने लग गई और वो रेप्टाइल से क्या बन गए? बर्ड बन गए। अब ये देखें, न्यू अडैप्टेशन क्या है? ये न्यू अडैप्टेशन आई है कि डायनासोर की बॉडी के अंदर विंग्स बन गए हैं, ये न्यू अडैप्टेशन है। जैसे ही न्यू अडैप्टेशन आई, उसकी बॉडी के अंदर विंग्स बने, तो वो उड़ने लग गए। जब वो उड़ने लग गए, तो वो रेप्टाइल से किस में कन्वर्ट हो गए? बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। न्यू ज़ोन उनका बन गया। अब वो रेप्टाइल नहीं कहे जाएँगे, अब उनको हम बर्ड्स कहते हैं, ठीक है? ये है जनरल अडैप्टेशन। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल अडैप्टेशन क्या है? चेंजेस इन एनवायरनमेंट क्रिएट न्यू निश। एक तो है ऑर्गेनिज़्म खुद अपनी बॉडी के अंदर चेंज कर रहा है, वो जनरल अडैप्टेशन है। अब एक है कि बॉडी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ गया। जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो ऑर्गेनिज़्म ने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, सी लेवल राइज़ ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ये देखें, ये सी लेवल था कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, ठीक है? जैसे ही कैम्ब्रियन पीरियड स्टार्ट हुआ, तो सी लेवल जो है वो बढ़ने लग गया। जैसे ही सी लेवल बढ़ने लग गया, ये जो कोस्टल एरिया थे वहाँ पर पानी आने लग गया, सी वाटर जो है वहाँ आने लग गया। और जो सी के अंदर है वो डिफरेंट एरिया ऐसे बन गए जहाँ पर रॉक्स जो हैं वो एक्सपोज़ होने लगे एनवायरनमेंट के ऊपर। अब ये जैसे ही रॉक्स एक्सपोज़ होने लगे, तो कुछ एनिमल जो पानी के अंदर रह रहे थे, वो रॉक्स के ऊपर चले गए, ठीक है? और ये जो रॉक्स है, ये रफ्ता-रफ्ता टाइम गुज़रने के साथ-साथ एक आइलैंड बनते गए, अलग-अलग आइलैंड बनते गए। अब एक अलग आइलैंड बन गया है जो जिसका रास्ता किसी और ज़मीनी टुकड़े से नहीं है, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज़्म जाएगा, तो उसने डिफरेंट हो जाना है दूसरी दुनिया से। क्यों डिफरेंट हो जाना है? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है? जैसे ही एनवायरनमेंट अलग मिलेगा, तो ऑर्गेनिज़्म की बॉडी के अंदर चेंजेज़ आएँगी, तो वो अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी को तो हम कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। और ये किस वजह से आ रहा है? एनवायरनमेंटल चेंज होने की वजह से ऑर्गेनिज़्म के अंदर चेंज आया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एनवायरनमेंटल चेंज एडाप्टिव रेडिएशन। थर्ड टाइप है आर्चिपेलागो रेडिएशन। आर्चिपेलागो कहते हैं आइलैंड्स को, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यानी कि ये एडाप्टिव रेडिएशन कब होगी? जब आइलैंड्स बनेंगे। ये देखें, फ्यू प्रेडेटर एंड कॉम्पिटिटर। अब यहाँ पे देखें, ये एंसेस्टर फिंचेस थे गैलापागोस आइलैंड के। ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में चले गए, अलग-अलग आइलैंड में ये जा रहे हैं, चले गए हैं। खुद ये थे सीड ईटर थे, ग्रेन ईटर थे। जहाँ अब ये एक इंडिविजुअल गया है, वो एक ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पर उसको फ्रूट मिल रहा है, फ्लावर मिल रहा है। तो फ्लावर मिल रहा है, तो वहाँ पर ये क्या करेगा? फ्लावर मिल रहा है, तो वो वहाँ पर क्या करेगा? वहाँ पर क्या करेगा कि अपनी जो बीक है, उसको चेंज करेगा कि ये फ्लावर से नेक्टर निकालने के काबिल हो जाए। जैसे ही वो अपनी बीक चेंज करेगा, तो वो अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो जाएगा, तो वो अलग से स्पीशीज़ बन जाएगा। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो ऐसे एरिया में चले जाएँगे जहाँ पर सीड जो हैं ऐसे ही उनको मिल रहे हैं, जो जिसके जो सीड कोट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो फिर उस सीड कोट को ब्रेक करने के लिए वो अपनी बीक ऐसे बनाएगा कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि उस सीड की जो सीड कोट है उसको ब्रेक कर सके। अब ये भी अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो गए। तो ये अलग-अलग आइलैंड में जो भी ऑर्गेनिज़्म चाहेगा, वो उसी आइलैंड के हिसाब से अपनी बॉडी को चेंज करेगा, अडैप्ट करेगा। तो इसको हम कह देते हैं आर्चिपेलागो अडैप्टिव रेडिएशन। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है हेवियन हनी क्रीपर्स, ठीक है? ये हनी क्रीपर्स जो हैं, ये वो बर्ड हैं जो अपने एंसेस्टर आइलैंड को छोड़कर अलग-अलग एनवायरनमेंट में, अलग-अलग आइलैंड के एनवायरनमेंट में चले गए और फिर उसी आइलैंड के एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर चेंज किया। नेक्स्ट आ जाएँ जी, रोल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या रोल है एडाप्टिव रेडिएशन के अंदर? स्मॉल पॉपुलेशन में शो रैंडम जेनेटिक चेंजेस। अब यहाँ पे
जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, इसको थोड़ा सा हम समझ लें। ये है हमारे पास एक ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसमें डिफरेंट कलर आपको दिखाए गए हैं। 2 कलर हैं, ब्लू एंड रेड कलर, ठीक है। अगर तो ब्लू और रेड कलर जो है, इसमें आप देखें ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी के अंदर अच्छे जीन थे और ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी के अंदर बैड जीन थे, उसको हम सपोज कर लेते हैं बैड जीन जो है उसका हम कलर कर देते हैं जी रेड, और गुड जीन जो है उसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया या कोई सुनामी आ गया या कोई ऐसा तूफ़ान आ गया। अब उसमें क्या होगा, तूफ़ान के सामने तूफ़ान ने ये नहीं देखना कि रेड कलर के पास बैड जीन है, इसको ख़त्म कर देता हूँ, ब्लू जीन जो है वो गुड जीन है, उसको रहने देता हूँ। नो, वो क्या करेगा, उसके सामने जो चीज़ आएगी ना, चाहे वो रेड है चाहे वो ब्लू है, उसने उसको ख़त्म कर देना है, मार देना है। अब जैसे ही अब इसमें क्या हुआ कि सपोज़ करें आपके पास बैड जीन थे 10 और गुड जीन थे 5। सुनामी आया, उसने क्या किया, उसने आपके जो बैड जीन हैं, जो 10 थे, वो रिड्यूस करके उसने 9 कर दिए, यानी कि एक बैड जीन मरा। और जो गुड जीन थे वो आपके पास 5 थे, कम थे, वो कम होकर 2 रह गए। अब यहाँ पे 50% कम हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही 10% कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये स्मॉल पॉपुलेशन थी, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर पहले से ही जीन जो गुड जीन थे वो कम थे, ऊपर से सुनामी आ गया और उस सुनामी ने और वो गुड जीन थे वो कम कर दिए। बैड जीन जो है वो पहले ही ज़्यादा थे, अब भी ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो बैड जीन है ये इस पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, इसके जो इंडिविजुअल हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे और उनके पास जो भी करैक्टर होगा फिर वही पॉपुलेशन के अंदर जाएगा। ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन हमेशा नेचर ने सेलेक्ट करना है, नेचर वो सेलेक्ट करती है जिसके पास गुड जीन होते हैं। यानी कि जो एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट कर सकता है, तो नेचर उसको अडैप्ट करेगी, उसको प्रमोट करेगी। और जो बैड जीन है, बैड जीन तो वो होंगे जिसको इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट कर सके, तो नेचर उसको डिस्कार्ड करती है। लेकिन अडैप्टिव रेडिएशन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इंडिविजुअल एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, उनके पास बैड जीन भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं। सपोज़ करें अगर उनके पास बैड जीन है, तो वो एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर कुछ नहीं है, तो अब ये जो बैड जीन हैं, यही इसकी पॉपुलेशन के अंदर अब रहेंगे। ठीक है? ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन तो ये था, ये जो बैड जीन वाले हैं, ये इधर जा रहे हैं, तो ये कोई भी ना बचे, सारे मर जाएँ, तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन एडाप्टिव रेडिएशन के केस में जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा उस वक़्त ऑपरेट करेगी जब स्मॉल पॉपुलेशन होगी। लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट नहीं करती। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मेन फैक्टर होता है एडाप्टिव रेडिएशन का, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में वही एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी को अडैप्ट करता है जिसके पास गुड जीन होते हैं। तो ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट का रोल, हमेशा उस वक़्त काउंट करेंगे जब पॉपुलेशन स्मॉल होगी। पॉपुलेशन लार्ज हो गई तो फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट का रोल नहीं काउंट किया जाएगा, फिर नेचुरल सिलेक्शन का रोल जो है वो मेन काउंट किया जाता है। अडैप्टिव रेडिएशन, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेंशन इनटू मैनी निशेस। तो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि अलग-अलग निश आप दे रहे हैं, अलग-अलग एक ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल थे, वो अलग-अलग एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, अलग-अलग उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो अलग-अलग उनकी निश होगी, अलग-अलग उस एनवायरनमेंट के अंदर उनका रोल होगा। तो इस तरह फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी भी उनकी बढ़ती जाएगी। यानी कि अब यहाँ पे बी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई और चेंजेस भी आएँगी, जो वो एंसेस्टर से टोटली डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर है, वो इससे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एंसेस्टर है वो तो अपने आप पहले ही प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, लेकिन ये जो है ये अलग एनवायरनमेंट में चला गया, न्यू एनवायरनमेंट में चला गया। तो इसके अंदर जो बॉडी चेंजेस आएँगी वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। अच्छा, ट्रिगर ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन के वो ट्रिगर कौन करता है, यानी कि उसको कौन इनिशिएट करवाता है? कौन से फैक्टर हैं जी? पहला है की एडेप्टेशन, दूसरा है रिलीज़ फ्रॉम कॉम्पिटिशन, तीसरा है स्पेशलाइज़ेशन। अब यहाँ पे देखिए की एडेप्टेशन क्या है? मैंने पहले बताया कि अगर रेप्टाइल थे, तो रेप्टाइल की तादाद कम होने लगी, तो एक रेप्टाइल में से ऐसा था उसने अपनी बॉडी के अंदर विंग्स बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही विंग्स बनाए, तो विंग्स का काम होता है ऑर्गेनिज़्म को उड़ाना, तो वो एक ऐसे एनवायरनमेंट से अब निकल गया, निकल कर कहाँ चला गया? हवा में। अब वहाँ वो फ्लाइट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, की एडेप्टेशन क्या हुई है, विंग्स बने हैं और उसी विंग्स की वजह से वो अब अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो गया। तो ये अडैप्टिव रेडिएशन है। नेक्स्ट है रिलीज़ फ्रॉम कॉम्पिटिशन, कि एक इंडिविजुअल एक एरिया को छोड़कर एक ऐसे आइलैंड में चला जाता है जहाँ पर उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उसका प्रेडेटर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो फिर वो उसी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी को अडैप्ट करेगा, सर्वाइव करेगा और अपनी जो रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी अपनी जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल है वो बढ़ाएगा, और इस तरह फिर क्या होगा कि वो एक अलग स्पीशीज़ बन जाएगा। इसको कहते हैं रिलीज़ फ्रॉम कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉम्पिटिशन खत्म हो गया है उसका। जब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में चला गया जहाँ उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई इसके जैसा पहले था ही नहीं उधर। नेक्स्ट है स्पेशलाइज़ेशन।
अब जैसे ही वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए हैं जहाँ पर उनको अलग-अलग फूड सोर्स मिल रहा है, तो वो अलग-अलग फूड सोर्स के मुताबिक अपनी बीक का साइज़ बढ़ाएँगे, कम करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, बारीक करेंगे। तो वो किस वजह से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं फूड सोर्स की वजह से। तो फूड सोर्स की वजह से अब वो उन्होंने अपनी बीक का जो साइज़ है फिंचेस ने, वो चेंज किया है। तो चेंज करने से क्या हो जाएगा? उसके अंदर स्पेशलाइज़ेशन हो जाएगी क्योंकि अब एक ही बीक एक ही काम करेगी। या तो वो सीड ईटर बनेगा तो उसकी बीक सीड ईटर की तरह होगी, अगर वो नेक्टर ईटर होगा तो उसकी बीक नेक्टर ईटर की तरह होगी, अगर वो इंसेक्ट ईटर है तो उनकी बीक इंसेक्ट ईटर की तरह होगी। वो चेंज नहीं हो सकती। इसको कहते हैं स्पेशलाइज़ेशन। ये था आज का हमारा टॉपिक अडैप्टिव रेडिएशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।